फिलीपींस के लुबान द्वीप का वो घना, घुटन भरा और खौफनाक जंगल। सूरज की रोशनी भी उन ऊंचे ऊंचे भयानक पेड़ों के घने जाल को चीरकर जमीन तक पहुंचने में कांपती थी। महादिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधेरा पसरा रहता था। सिर्फ एक सन्नाटा था, ऐसा मौत का सन्नाटा जो किसी के भी दिल की धड़कन रोक दे। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी सांस चल रही थी। एक इंसान जो इंसान से ज्यादा अब इस जंगल की एक खूंखार परछाई बन चुका था। नाम था हिरू ओनोडा, जापानी इंपीरियल आर्मी का एक खुफिया और गुरिल्ला युद्ध का माहिर अधिकारी। साल 1945 विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही थी। उस आग के बीच ओनोडा के कमांडर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे आखिरी आदेश दिया था, चाहे जो हो जाए, तुम्हें अपने प्राण नहीं देने हैं, आत्मसमर्पण नहीं करना है। इसमें साल लग सकते हैं, 3 साल, 5 साल, लेकिन हम तुम्हें लेने वापस आएंगे, ये मेरा वादा है। तब तक अपने पैरों पर खड़े रहना और लड़ते रहना। युद्ध खत्म हो चुका था। जापान पर परमाणु बम गिर चुके थे। दुनिया बदल चुकी थी। इंसानी इतिहास एक नए पन्ने पर आ गया था। लेकिन ओनोडा के लिए समय 1945 के उस धुंधले दिन में ही जम गया था। उसके अंदर का डर, उसकी भूख और उसकी सैनिक ट्रेनिंग के बीच हर दिन एक खौफनाक जंग होती थी। रात के गहरे अंधेरे में जब बारिश की ठंडी बूंदें पत्तों पर गिरती, तो उस भयानक सन्नाटे में ओनोडा का खून जम जाता। उसे लगता जैसे अमेरिकी सैनिक चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं। कीचड़ में सना उसका शरीर जड़ हो जाता। उसकी उंगलियां अपनी राइफल के ट्रिगर पर ऐसे कसी होती कि पोर सफेद पड़ जाते। हर आहट, हर सूखी पत्ती की सरसराहट पर मौत का खौफ उसके सीने पर मुक्का मारता। लेकिन फिर अचानक वो खौफ एक भीषण उबलते हुए गुस्से में बदल जाता। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठती। नहीं, मैं जापानी इंपीरियल आर्मी का सैनिक हूं। मैं इस दलदल में नहीं मरूंगा। वो मुझे हरा नहीं सकते। कभी कभी आसमान से जहाजों की गड़गड़ाहट होती और जंगल में पर्चे गिराए जाते। उन पर्चों पर लिखा होता, युद्ध खत्म हो गया है, जापान हार चुका है, पहाड़ों से नीचे आ जाओ, घर लौट आओ। ओनोडा जब उन पर्चों को उठाता तो उसके कांपते हाथों में एक अजीब सी जंग छिड़ जाती। एक पल के लिए उसके अंदर एक गर्म सी आस जगती। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या मैं अब अपने घर की लकड़ी की दहलीज पर कदम रख सकता हूं? क्या मैं अपनी बूढ़ी मां के हाथ का बना खाना खा सकता हूं? एक गहरी थकी हुई उम्मीद उसकी आंखों में आंसुओं की तरह तैरने लगती। लेकिन अगले ही सेकंड उसका फौजी दिमाग चीख पड़ता, यह धोखा है, यह दुश्मन की चाल है। वो मुझे बाहर निकालकर गोलियों से भूनना चाहते हैं। उस पल की वो झूठी उम्मीद एक खूंखार गुस्से में तब्दील हो जाती। वो उन पर्चों को फाड़कर हवा में उड़ा देता और जंगल के और गहरे और खतरनाक हिस्से में एक जंगली जानवर की तरह छिप जाता। शुरुआत में वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और साथी थे। लेकिन वक्त, बीमारी और गोलियों ने एक एक करके सबको छीन लिया। पेट भरने के लिए वो चोरी छिपे किसानों की गाय मारते, कच्चे केले खाते और बारिश का पानी पीते। हर दिन सिर्फ जिंदा बचने की एक अंधी दौड़ थी। जब उसका आखिरी साथी कोजुका 1972 में स्थानीय पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया, तो ओनोडा के अंदर का बचा खुचा इंसान पूरी तरह टूट गया। अपने साथी के खून से लथपथ ठंडे शरीर को देखकर ओनोडा पहली बार फूट फूट कर रोया था। वो डर से कांप रहा था। अब वो इस पूरे द्वीप पर, इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। कोई बात करने वाला नहीं, कोई दर्द बांटने वाला नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि वो पागल नहीं हुआ है। बस वो, उसकी जंग खाई हुई राइफल और वो अंतहीन निर्दयी जंगल। इस अकेलेपन ने उसके अंदर एक ऐसा वहम पैदा कर दिया कि अब उसे हर इंसान दुश्मन लगता था। उसने चोरी किए गए एक रेडियो पर टोक्यो ओलंपिक की खबर सुनी तो उसने अपने दिमाग को यकीन दिला दिया कि जापान ने पूरी दुनिया जीत ली है, इसीलिए टोक्यो में जश्न मन रहा है। सच को स्वीकार करने का डर इतना बड़ा था कि उसने झूठ की एक पूरी दुनिया अपने दिमाग में बसा ली थी। दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशकों में बदल गए। पूरे 29 साल, एक पूरी जवानी, एक पूरी जिंदगी उस अंधेरे जंगल ने कच्चा चबा ली। ओनोडा की त्वचा झुर्रीदार और चमड़े जैसी सख्त हो गई थी। उसके सैन्य कपड़े चीथड़े बन चुके थे जिन्हें उसने पेड़ों की छाल से सिल रखा था। लेकिन उसकी आंखों की वो खौफनाक जंगली आग अब भी जिंदा थी। फिर एक दिन 1974 की एक उमस भरी दोपहर में जंगल के उस सन्नाटे में उसे एक नौजवान मिला, नोरियो सुजुकी। एक आवारा जापानी छात्र जो दुनिया घूमने निकला था और जिसने कसम खाई थी कि वो पांडा, बर्फ के इंसान और हिरू ओनोडा को ढूंढ कर लाएगा।
सुजुकी ने जंगल में अपना तंबू लगाया था। ओनोडा ने उस पर अपनी राइफल तान दी। उंगली ट्रिगर पर थी। एक हल्का सा दबाव और सुजुकी की जान जा सकती थी। ओनोडा की आंखें लाल थीं, माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। सुजुकी ने डरते हुए लेकिन एक असीम करुणा के साथ कहा, ओनोडा सान, युद्ध बहुत पहले खत्म हो चुका है। जापान अब बहुत बदल गया है। सम्राट आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहरबानी करके अब घर वापस चलिए। ओनोडा का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। 29 सालों का दबा हुआ ज्वालामुखी उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसकी आवाज एक घायल खूंखार जानवर की तरह भारी और खुरदरी हो चुकी थी। झूठ, सब झूठ है। तुम दुश्मन के जासूस हो। जब तक मेरे कमांडर मेजर तानीगुची आकर मुझे खुद अपनी जुबान से आदेश नहीं देते, मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। मुझे लड़ना है। मैं हार नहीं मान सकता। उस वक्त ओनोडा की आंखों में एक साथ कई तूफान चल रहे थे। इस अनजान लड़के की बात सच होने का डर, अपनी पूरी जिंदगी के एक बहुत बड़े झूठ होने का खौफ और एक अजीब सी घुटन भरी उम्मीद कि शायद अब यह नर्क खत्म होने वाला है। सुजुकी समझ गया कि इस फौलादी इंसान को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, उसका आदेश। वो वापस जापान लौटा और कुछ दिनों बाद जंगल के उसी हिस्से में एक और शख्स खड़ा था, मेजर योशिमी तानीगुची, ओनोडा का वो पुराना कमांडर जिसने उसे लड़ते रहने का आदेश दिया था। तानीगुची अब फौज छोड़ चुका था और किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन आज उसने ओनोडा के लिए अपनी पुरानी सिकुड़ी हुई सैन्य वर्दी पहनी हुई थी। सन्नाटा फिर से छा गया। झाड़ियों में हलचल हुई। ओनोडा धीरे धीरे बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर दशकों की थकान थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी। लेकिन अपने कमांडर को देखते ही उसके अंदर का वो 1945 का सिपाही जाग उठा। वो बिजली की फुर्ती से सीधा खड़ा हुआ, अपनी राइफल को सीने से लगाया और एक कड़क सैल्यूट मारा। मेजर तानीगुची की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक पुराना कागज निकाला और भारी आवाज में पढ़ना शुरू किया। स्पेशल ऑर्डर। जापानी सैन्य बलों को सभी युद्ध अभियानों को रोकने का आदेश दिया जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका है। तुम्हें ड्यूटी से मुक्त किया जाता है सिपाही। ओनोडा एक पत्थर की मूर्ति की तरह बुत बनकर खड़ा था। जंगल की हवा रुक गई थी। वो शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। युद्ध समाप्त, ड्यूटी से मुक्त। क्या मतलब? वो 29 साल, वो अनगिनत रातें जो उसने मच्छरों, सांपों और मौत के खौफ के बीच गुजारी, वो भूख, वो प्यास, अपने साथियों को अपनी बाहों में सड़ते और मरते हुए देखना, वो सब क्या था? किसके लिए था? एक पल के लिए ओनोडा के अंदर ऐसा भयंकर, चीर देने वाला गुस्सा उठा कि उसका मन किया वो अपनी राइफल चला दे और खुद को खत्म कर ले। उसे लगा जैसे उसके साथ, उसकी वफादारी के साथ दुनिया का सबसे क्रूर और गंदा मजाक हुआ है। उसकी रगों में उबलता खून चीख रहा था कि ये धोखा है। लेकिन फिर हकीकत का वो भारी पत्थर उसके सीने पर आ गिरा। उसके कांपते हाथों की पकड़ ढीली हो गई। वो राइफल जिसे उसने 29 साल तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, उसके हाथों से छूटकर कीचड़ में गिर पड़ी। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लिया और फिर जंगल के उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजी। वो 52 साल का खूंखार सिपाही, जिससे पूरा द्वीप कांपता था, आज एक छोटे अनाथ बच्चे की तरह फफक फफक कर रो रहा था। वो आंसू हार के नहीं थे, वो आंसू थे उन 29 सालों के उस पहाड़ जैसे बोझ के जो अचानक उसके कंधों से उतर गया था। वहां डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसका सारा गुस्सा उन आंसुओं में बह चुका था और बची थी तो सिर्फ एक खोखली, भयानक सी हकीकत। जापान का वो आखिरी सिपाही अपनी जंग हार कर भी जीत गया था। हिरू ओनोडा अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उसका एक हिस्सा, उसकी जवानी और उसकी आत्मा का वो मासूम टुकड़ा हमेशा के लिए लुबांग के उस खौफनाक जंगल की कब्र में ही दफन हो गया।